उन्होंने अपने इसके अपने माध्यम से, अपने महाकाव्य के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया है, राष्ट्रीयता की भावना को संबोधित किया है, जीवन के हर एक पहलू को हमारे सामने उठाया है। अगर मैं कहूँ जैसे शुरुआत होती है इसकी, किससे होती है? चिंता सर्ग से होती है। ये सर्ग का मतलब होता है बच्चों पाठ। यहाँ पर आपको कामायनी में हर सर्ग मिलेंगे, इसमें कई सर्ग हैं। तो पहला जो सर्ग है ना वो ही आपका चिंता है, चिंता सर्ग है। चिंता से समझ में आता है वास्तविक रूप से कि चिंता ही व्याप्त हो रही है। किस चीज की चिंता हो रही है? कि वास्तविक रूप से जीवन खत्म हो रहा है, जीवन का अंत हो गया है। जब हम पहली पंक्ति पढ़ते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अर्थात वो मनु था, हिमगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर चोटी माला पर बैठकर, क्योंकि अपने आप को बचाना भी एक कार्य था। आप देखते हो कि मनु से जीवन की शुरुआत दोबारा हुई, पर मनु ही वो व्यक्ति था जिसने पहले हुए जीवन का नाश देखा। अगर आप देखो एक व्यक्ति, आप ऐसी जगह हो और आप सारे लोगों को मरते हुए, जलमग्न होते हुए देख रहे हो, जल में डूबते हुए देख रहे हो, घर, होटल, दीवारें, सड़कें, आदमी, सभी आपकी भावना जिनसे जुड़ी है, उन सभी वस्तुएं और व्यक्तियों से, तो आप एक घनघोर पीड़ा में, एक घनघोर चिंता से ग्रस्त हो जाओगे। कि जब आज, क्योंकि मनु बचा था उस समय, मनु एक ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गया जिसके कुछ नीचे तक ही पानी था, बस वो चोटी तक नहीं पहुंचा था, और चोटी पर वो रहने के कारण वो बच गया। तभी कह रहे कि एक हिमगिरी के उत्तुंग, मतलब सबसे ऊंचे शिखर पर बैठ शिला की यानी पहाड़ की छांव में एक पुरुष बचा था, बस भीगे नयनों से, रोना आ रहा था उसे, देख रहा था प्रलय प्रवाह, यानी प्रलय को होता हुआ, प्रलय के प्रभाव को देख रहा था। अपने मित्र जनों को, अपनी संवेदना, भावनात्मक स्तर से जुड़े हुए लोगों को वो उस समय खत्म होते देखा, सृष्टि का अंत देख रहा था। और फिर पुनः एकदम से अगली पंक्ति क्या आती है? नीचे जल था, ऊपर हिम था। नीचे पानी था, ऊपर बर्फ थी, पहाड़ पे तो बर्फ ही होती है। एक तरल था, एक सघन। एक तरल है पदार्थ, दोनों ही पानी है, पर एक तरल है और एक सघन है, एक बर्फ है और एक पानी की तरह बह रहा है। एक तत्व की ही प्रधानता, दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। पर एक देखो ना, बर्फ ने उसे बचा लिया, अगर बर्फ भी पिघल जाती तो वहां पर वो बच नहीं पाता। और एक था पानी जिसने सब कुछ विनाश कर दिया। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अब तुम उसे कुछ भी कह सकते हो कि वो जड़ है या चेतन है। चेतन का रूप अगर आप पानी से लगाते हो और जड़ का रूप आप बर्फ से लगाते हो, तो ये आप इसके लिए स्वतंत्र हो। मूल रूप से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अपने श्रेष्ठ महाकाव्य के चिंता सर्ग में इस बात को उद्धृत करते हैं कि किस प्रकार से एक सृष्टि का अंत हुआ है और पुनः एक नई सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर एक मंतव्य ये कहूंगी कि जब आप देखोगे कि कभी कि हम अंत की ओर आ गए हैं, तो भले ही एक चीज का अंत हो रहा हो, एक समस्या का अंत हो रहा हो, पर दूसरी जगह नव जीवन, नवीन शुरुआत भी साथ ही साथ चलती रहती है ना। उसके लिए कहीं भी देखो, किसी भी स्तर पर आपके जीवन में जुड़ी किसी भी घटना से आप उसे जोड़ सकते हो और आप समझोगे कि हाँ, कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का आना एक प्रक्रिया है। सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें बारंबार आना ही पड़ता है। तो दुख सहने के लिए अगर आप सज्ज हो तो आने वाले सुख के लिए भी आप तैयार रहोगे। यहाँ छायावाद की सबसे प्रमुख और सबसे प्रबल कृति के रूप में हमने उसको देखा है, जयशंकर प्रसाद की कृति को, क्योंकि उन्होंने अपने इस कृति के माध्यम से पूरे जयशंकर प्रसाद अपनी तो स्व की है ही, साथ में छायावाद की ही प्रवृत्ति की है, छायावाद की ही नींव रखी है। अगर मैं कहूं कि छायावाद की जगह इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण अंतर वस्तु के द्वारा हमें दिखता है तो वो क्या दिखता है? वो दिखती है हमें व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर, हमें दिखता है अपने जीवन में रूढ़ियों से मुक्ति, प्राकृतिक स्पंदन, मधुर
गीतात्मक मधुर वेदना, नारी नारी विषयक धारणा और युगीन सत्य अर्थात यथार्थ की अभिव्यक्ति। मूल रूप से ये सारे पहलू यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? छायावाद में देखने मिलते हैं और सांस्कृतिक चेतना। ये सारी चीजों से भरा हुआ, इन सारी चीजों का मतलब यानी इन विशेषताओं से भरा हुआ छायावाद संगीन रूप से अपनी एक नई विचारधारा, अपना एक नया रुख लेता हुआ सभी कालों में सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी बना हुआ है। रूढ़ियों से मुक्ति की बात करें तो यहाँ पर हमें प्रसाद के शब्दों में कहते हैं पुरातनता का निर्मोख अर्थात तुत झरो जगत के जीर्ण पद। ये पद की लाइन है। प्रकृति को एक पल के लिए असह्य है कि हम पुरानी चीजें जो हमने विदेशों से अपनाई हैं, हमारी युग धारा, हमारे रंग बिरंगे भावों को, अंध प्रथाओं को हमने अपने साथ लेकर चले हैं, उनको किसी भी तरीके से हमें उससे मुक्ति का प्रयास पाना चाहिए। प्रसाद के आंसू में भी कहा गया है संयोग वियोग के मुक्त उद्गार व्यक्त करेंगे। यानी अगर दुख है किसी भी मार्ग में, किसी भी विषय को धारण करने से, किसी नवधारणा को लेने से, तो वास्तविक रूप से शुरुआत में ऐसा होता ही है ना। और अगर हम महादेवी की बात करें तो रहस्य अनुभूति, महादेवी की रहस्य अनुभूति सड़ी गली रूढ़ियों पर गहरा आघात लगाती है। वो तो कहती ही है कि पीड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीड़ा में अपने आप को घुट घुट के मार दूं। पीड़ा में ही लिखा हुआ उनका काव्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कहती है तुमको ढूंढा है पीड़ा में, तुम में ढूंढूंगी अब पीड़ा। इस तरीके के मतांतर से लबालब भरा हुआ हमारा छायावाद, जिसकी काव्य भाषा, काव्य शिल्प और इसकी शक्ति सीमाएं हम सबको ये सारी चीजें वास्तविक रूप से अन्य कालों से इसे भिन्न बनाती है। छायावाद के संपूर्ण अगर मैं जगह नजर डालूं तो मूल रूप से मुझे यही दिखाई देता है कि इसमें सार्वकालिक चेतना है। सार्वकालिक चेतना जो वाणी दी गई है युग युगीन के सत्य के साथ, युग युगीन के सापेक्ष के साथ, प्रासंगिकता के साथ। आज भी अगर हम छायावाद की कविता को उठाएं तो वो भी कबीर की भांति ही प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। आज के समय में हमें उस समय का ज्ञान देती हुई नजर आती हैं। अगर अब इसकी पहली जो काव्य रचनाकार लगा हुआ है वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना आपको लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है? आपको लगा हुआ है, देखा तुम सो ही रहे हो, इसका मतलब वो नहीं लगा कामायनी। कामायनी के कुछ पद लगे हैं, कई बच्चों ने उसकी व्याख्या भी करी है। कामायनी से आपको पद तो आएंगे ही कि किसी भी पद की व्याख्या करो, और व्याख्या आप बखूबी कर भी लोगे, पर वास्तविक रूप से जो प्रश्न आते हैं उन पर लोग ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इसमें एक बात मेरे को यहाँ कहती है कि जो छायावाद के उद्देश्य को, और मैं कहूंगी जयशंकर प्रसाद के कृतित्व को समझाने के लिए ये कहा, मैं बताऊं दो बातें, तो वो महत्वपूर्ण ये है कि प्रसाद ने अपने जितने भी रचना और युग परिवेश से जो उदाहरण लिए हैं वो वास्तविक रूप से एक नवीन विचारधारा को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनके सामने एक तरफ सामाजिक अभाव है, एक तरफ सांस्कृतिक विघटन है, एक तरफ नैतिक मूल्यों का हौस है, एक तरफ आर्थिक राजनीतिक बदलाव है और वो चुनौती दे रहा है कि बदलाव करना ही है, तो दूसरी तरफ स्वर्णिम अतीत है। इन सब को लेकर उन्होंने एक नवीन रचना करी है। मैं बता ही रही हूँ कि कामायनी की शुरुआत ही एक सृष्टि का अंत और दूसरी सृष्टि की शुरुआत से की जा रही है, जिसमें मनु है, फिर उसके साथ एक और स्त्री जुड़ती है जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, जो उसकी सहभागी बनती है, उसकी पत्नी बनती है, उसकी प्रेमिका बनती है। बाद में यहाँ ईड़ा, बुद्धि, ऐसे कई किरदार हैं जो पर्टिकुलरली किसी ना किसी संदर्भ से लेगा। ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है, कोई घमंड का प्रतीक है। इस तरीके से सारी व्यवस्था को वहां पर प्रदर्शित किया गया है। ये उनका तरीका था, ये उनका कह लो कि उनकी रचना करने का महत्वपूर्ण या विशेष कलम कह सकते हैं। कामायनी जैसे महाकाव्य महाग्रंथ के प्रणेता ने समग्र भारतीय दर्शन का अद्भुत समन्वय करा है। जब आप इसमें इच्छा, ज्ञान, कर्म आनंद प्रद रहा
के बारे में देखोगे जो अन्यतम है, अनन्य है, श्रद्धेय है, जो हमें और कहीं देखने को नहीं मिलती, वो इनके काव्य को अन्य काव्यों से अलग बनाते हैं और इनको विशेष स्थान प्राप्त कराते हैं। इनकी रचनाओं की बात करूं तो काव्य रचनाओं में प्रेम प्रतीक, करुणालय, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनके नाटकों की बात करूं तो कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी परिणय, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, विशाख, प्रायश्चित, ये सब इनके नाटक हैं। उपन्यास की बात करूं तो इन्होंने 3 ही उपन्यास लिखे हैं, जिसमें तीसरा अपूर्ण रह गया था, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, पूरा नहीं हो पाया था। कहानी संग्रह की बात करूं तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। अगर आपने कभी जयशंकर प्रसाद की कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि कितने गहन विचारक हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी में भी इनकी इतनी गहनता है, इतनी ज्यादा प्रौढ़ता है कि आसानी से समझ नहीं आ सकती आपको इनकी कहानी। वो एक कहानी जो आप सोचते हैं, कोई भी कहानी पढ़कर आप मनोरंजन प्राप्त करते हैं, इससे शिक्षा प्राप्त करी जाती है, वो भी उच्च स्तर की। और निबंध की बात करूं तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध जैसा इनका एक निबंध लेखन है, जिसमें उनके बहुत सारे निबंध निहित हैं। ये तो हो गया इनका परिचय। प्रसाद का काव्य जो है सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रत है। मानसिक रूप से समाज की समस्याओं को, उनमें आने वाली चुनौतियों को उन्होंने आस्था, निष्ठा, कर्म, दायित्व और राष्ट्रीयता की भावना से दिखाया तो है ही, साथ में उसके समाधानों को भी खोजने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय उत्थान के लिए बात करूं तो वास्तविक रूप से देश की परंपरा, सभ्यता और समृद्धियों को उन्होंने नवजीवन प्रदान किया है। कैसे? क्योंकि वो अपने इस काव्यों से, अपनी रचनाओं से, आपने पढ़ी भी है, जब मैं छायावाद की प्रवृत्तियां करा रही थी, मैंने उनकी कितनी पंक्तियां आपको पढ़ाई, तो उनकी हर एक पंक्ति में ऐसा विशेष रूप है कि आंसू जो उसका काव्य संग्रह है, कि समस्या की जड़ तक जाकर उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और उनकी जो 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 लाइंस होती हैं, जो जिसमें वो बोलते हैं, वो भी हमें वास्तविक रूप से एक नवीनता हमारे भीतर लाती है। जैसे वो कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। जो व्यक्ति अभी अभी क्या देखकर आया है, प्रलय देखकर, सभी लोगों को अपनी, जिनसे वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ था, उन सबको बहते देखकर आया, उनको मरते देखकर आया। और हमें कह रहे हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये बहुत आगे की बात है। जब चिंता सर्ग में उसको पहले चिंता हो जाती है कि जीवन यापन कैसे करेगा धीरे धीरे, पर सृष्टि में ईश्वर ने सभी कदमों पर उनकी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे आदर्श चरित्र, ऐसे आदर्श कहानी और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक प्रतीक हमारे सामने अगर कोई बेहतर और उज्जवल तरीके से लाता है तो वो जयशंकर प्रसाद ही हैं। जयशंकर प्रसाद की कानन कुसुम में कहा है, जननी जिसकी जन्म भूमि हो, वसुंधरा ही काशी हो, विश्व स्वदेश भात्र मानव हो, पिता परम अविनाशी हो। यानी उन्होंने इस सृष्टि में, इस राष्ट्र में ही, अपनी जन्मभूमि में ही सब कुछ खोज लिए हैं। माता, पिता और भाई सब इसी देश में ही नियत है। मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ कि राष्ट्रीयता की भावना, भले ही आधुनिक युग शुरू होता है, तभी हर एक द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी और आगे भी आने वाले कई युगों में ये लगातार चलती रही है। पर इसको चलने का यही था कि ये चलने का कारण ये था क्योंकि हमारा देश राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत नहीं था। उन्हें वास्तविक रूप से बार बार राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र को चेतना करने, चेताने की जरूरत पड़ती थी। और इस तरीके से हर एक लेखक ने अपनी लेखनी को उस तरफ मोड़ने का प्रयास किया है। अमर्त्य वीर, इन्होंने कहा है ना, इन्होंने वो चंद्रगुप्त नाटक लिखा था, उसमें लिखा है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां, बढ़े चलो, बढ़े प्रशस्त पुण्य पंथ हो, बढ़े चलो। ये कार्नेलिया गा रही है, सॉरी कार्नेलिया नहीं, अलका गा रही है, उसकी एक पात्र है। तो ये वास्तविक रूप से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर रही है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, कि आपको अब
अब बुला रही है। कौन बुला रही है? आपकी अपनी मातृभूमि बुला रही है। अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। वास्तविक रूप से गीति सौंदर्य, रहस्य, दर्शन, राष्ट्रीय भावना, प्रेम व्यंजना, सौंदर्य चेतना, प्रकृति सौंदर्य, नारी भावना का सौंदर्य हमें मूल रूप से, और सबसे बड़ा गीति सौंदर्य, इनकी रचनाओं को आप गाते हो तो आपको पता चलता है कि वास्तविक रूप से कितनी गायन योग्य हैं, और गायन से हमें क्या एक सुख प्राप्त होता है, और वास्तविक रूप से वो हमें देखने को मिलता है। रहस्य और दर्शन की बात करूं तो सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहा। ये भी कामायनी की पंक्तियां हैं। मूल रूप से यहाँ पर यही बताया गया है कि जो भी हमारे परम ऐश्वर्यवाद, परम शक्ति है, तुम उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, उस रहस्यमयी सत्ता के आदेश को मानो, समझो और उसके सामने ही नतमस्तक हो जाओ। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। वास्तविक रूप से हम कुछ करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, मिलता कुछ है, होता कुछ है। वास्तविक रूप से हमारी सोच से, हमारे कर्म, हमारे 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 किए गए कृत्य सब भिन्न भिन्न होते हैं। ये विडंबना ही है जीवन की। कहा गया है बच्चों कि अगर जीवन से संघर्ष खत्म हो गया, हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष खत्म हो गए, तो समझ लेना जीवन का अंत निकट है, क्योंकि संघर्ष ही वो मशाल है जो हमारे जीवन को निरंतर रोशनी दिखा रहा है। तो इससे अनुसार लगाओ, क्योंकि जब हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा ना, तो समझ लेना जीवन का अंत निकट है, और जितनी ज्यादा परेशानियां हैं वे ही जीवन का असली मजा देते हैं। जीवन का मूल है श्रद्धा। श्रद्धा के अभाव में जन्म ले लेती है विषमता। श्रद्धा से ही प्रेम है, प्रेम में ही आनंद है। आनंद किससे मिलेगा? कर्म से। कर्म के अभाव में जड़ता है। कर्म नहीं करोगे तो जड़ हो जाओगे, मूर्ख हो जाओगे। जड़ता है और जड़ हो जाओगे तो निराशा आएगी। विरोधी शक्तियों का सामरस्य, विरोधी शक्तियों का सामरस्य कल्याणकारी सिद्ध हो अगर तुम इन तरीके से अपना कार्य करते हो। यहाँ पर कई तरह के प्रश्न बनते हैं कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद में क्या स्थान है, या जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना को बताइए, जयशंकर प्रसाद की प्रेम व्यंजना, अर्थात प्रेम व्यंजना का मतलब उनके सौंदर्य वर्णन को बताइए। प्रसाद की मूल चेतना क्या है उनकी रचनाओं में, उनकी अगर कहें कामायनी जैसे महाकाव्य की विशेषताएं बताइए, या फिर उसमें जो हमें गीति सौंदर्य नजर आता है वो कितना अनुपम और कितना सौंदर्य है और अप्रतिम है, उस पे आप अपनी बात बताइए। ऐसे कई प्रश्न कामायनी से और जयशंकर प्रसाद जुड़े से आ सकते हैं, तो आपको इसका भान होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रश्न काव्य सौंदर्य, शिल्प यानी काव्य शिल्प। इसका मतलब क्या होता है कि जयशंकर प्रसाद में जो भी पूरे महाकाव्य में काव्यात्मक रचनाएं, काव्यात्मक शिल्प का प्रयोग हुआ है, उसको आप बताओगे। तो जब भी आपके पास आप हिंदी पढ़ रहे हो, कितने सारे पेपर पढ़ रहे हो, किसी भी रचना में, किसी भी काव्य में अगर आपसे काव्य सौंदर्य या काव्य शिल्प पूछा जाता है ना बच्चों, तो हमेशा उसमें दो स्तर कर देते हैं। कैसे? एक कला पक्ष होता है और एक भाव पक्ष होता है। कला पक्ष में आता है उसमें यूज हुई, यानी उस कविता में को सजाया किससे गया है, भाषा कैसी है, शैली कैसी है, अलंकार योजना कैसी है, प्रतीक योजना कैसी है, छंद योजना कैसी है, रस योजना कैसी है, शब्द शक्ति कौन सी है, ये सब हो गया उनका कला पक्ष। और जो उनका भाव पक्ष होता है, तो किस पर्टिकुलर विषय को लेकर वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, वो भाव, वो जैसी कविता होगी वैसे ही उसके भाव होंगे। क्या वो हमें सिखाना चाहता है, जीवन के कौन से पहलू हमारे सामने रखना चाहता है, वो सारे उसके भाव हैं। तो जो भी कविता का आप कला पक्ष और भाव पक्ष करोगे तो भाव पक्ष उस कविता के संदर्भ में निकाल दोगे। ये बहुत जरूरी है कि आप ये दो भाग करके ही किसी भी रचना का, किसी भी काव्यगत रचना का क्या करो, उसके दो भाग करते हुए। और अगर आपको उनके रचना के, जैसे आपको मैं बोल रही हूँ रस योजना, अलंकार योजना, तो आपको अगर उसके उदाहरण भी पता है तो भी बखूबी तौर पर बताएं, उसी से आपका उत्तर बहुत ही ज्यादा बेहतर बनेगा।
अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जयशंकर प्रसाद के रचना में एकैश्वर्यवाद, एक ही ईश्वर को मानने वाला मत प्राप्त होता है। वो स्व की अभिव्यक्ति करते हैं, जो कि हमने छायावाद में पढ़ी ही है, यानी स्व को महत्व देना। करुणा निराशा की बात करते हैं, करुणा निराशा स्वतः ही नजर आती है। मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, श्वेत मतावलंबी यानी शैव दर्शन की बात करते हैं। सार्वभौमिक दृष्टि की बात करते हैं कि वह दृष्टि जो पूरी पृथ्वी को लेकर चले, उस दृष्टि को वो ज्यादा महत्व देते हैं। इस प्रकार से आपको जयशंकर प्रसाद से संबंधित प्रश्न आएंगे, और इसकी जो इसकी लगी हुई है पंक्तियां, वो तो आपने पढ़ी ही होंगी। इनकी कोई कविता तो नहीं लगी ना? कविता तो नहीं लगी ना जयशंकर प्रसाद की? कोर्स देखा है तुमने सारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इसके सजग और मैं कहूंगी एक महत्वपूर्ण युग पुरुष के रूप में उभरे हैं। इन्होंने भी सांस्कृतिक, आध्यात्मिकता, नैतिकता, राष्ट्रीय भावना का और नव चेतना का विकास किया है। वैसे आपने निराला के जीवन का बारे में सुना है कि निराला वास्तविक रूप से बहुत ही ज्यादा दुखी व्यक्ति माने जाते थे। उनको अपने जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त हुआ। उनकी कहते हैं पहले शादी हुई, फिर उनकी बीवी मर जाती है, फिर उन्होंने दूसरी शादी करी, वो भी मर जाती है, फिर उनसे उनको एक पुत्री होती है सरोज, और वो भी जीवन को त्याग कर चली जाती है। मतलब उसको भी कोई समस्या हो जाती है और वो मर जाती है। सरोज नाम था, और उसी के दुख में उन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी थी, जो आज भी बड़े दुख से भरी हुई है। इनका जीवन ना शुरू से ही बड़ा दुख से भरा हुआ था, और इन्होंने जो अपना जीवन है वो स्वस्थ, सुंदर रूप और मात्रहीन रूप से किया था। अगर बात करूं तो कृतित्व की बात करूं तो कृतित्व में इन्होंने जितनी भी कविताएं, जितनी भी रचनाएं, जितने भी काव्य संग्रह लिखे हैं, वो मूल रूप से मैं कहूंगी कि दुख से ज्यादा भरे हैं, है ना? दुख उनमें कहीं ना कहीं दिखता है। अगर हम निरुपमा की बात करें, अप्सरा, अलका, प्रभावती, चतुरी, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। निरुपमा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, काले कारनामे, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी की बात करें तो लिली, देवी, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, ये इनके कहानी है, कहानी क्षेत्र के हैं। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया। बिल्लेसुर बकरिया अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा है तो आप इनकी रचना को बहुत बखूबी जान पाओगे। वास्तविक जीवन को किस प्रकार चित्रित करने की कला इनमें बचपन से ही समाई हुई थी। किसी भी राजनेता, राजनीति और उस पर गहरा व्यंग करने की कला इनमें बचपन से ही थी। इस तरह की इनकी रचनाएं हमारे सामने आती हैं। इनकी अगर अंतर वस्तु की बात करें, इनकी जीवन साधना की बात करें तो इनकी जीवन साधना इसी के लिए थी कि हम कोई भी रचना बिना डर भय, बिना किसी छंद अलंकार के रच सकते हैं, और रचने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए इनकी जो तपस्या थी, जीवन साधना थी, वो इसी के लिए थी, और वो उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया 1916 में जूही की कली नामक रचना के द्वारा। जूही की गली छंद मुक्त रचना पहली मानी जाती है, जिसको वास्तविक रूप से निराला जी ने लिखा था। काव्य संवेदना में राष्ट्रीयता की भावना, अद्वैत भावना से मतलब है कि वास्तविक रूप से निराला के जीवन पर जिसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, तो उन्हीं के प्रभाव से निकलकर परिमल, अनामिका, गीतिका, अर्चना, बेला, अण्णिमा जैसी इन्होंने अद्वैत भावना से परिपूर्ण रचनाएं लिख डाली। निराला का एक प्रसिद्ध गीत भी था, तुम हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गीत सुर सरिता, यानी गीत के लेखन का भी करते। करुणा पीड़ा, ज्यादातर इनकी काव्य के संदर्भ करुणा पीड़ा, यह वास्तविक रूप से वो मन से दुखी थे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन ही दुखी था। उन्होंने जीवन में इतने कष्ट देखे थे, और इन कष्टों का सामना करने के कारण उनके रचना में कहीं भी कोई भी ज्यादातर रचनाएं इस आसक्ति से, इस दुख से व्यतीत नहीं हो पाई है। सरोज स्मृति, विधवा, मैं अकेला,
स्नेह निर्जर बह गया, ये सारी इनकी कवि हृदय की आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करती है, करुणा को व्यक्त करती है, दुख के जीवन की कथा को व्यक्त करती है। व्यंग और आक्रोश, व्यंग और आक्रोश की बात करें तो इनकी कुकुरमुत्ता, आपने देखा होगा इनकी जो रचना है वो मूल रूप से समाज पर व्यंग है। पर अभी मैंने एक नाम लिया था, अभी कौन सा नाम लिया था, बल्लेसुर बकरिया वो भी समाज की राजनीति पर गहरा व्यंग और आक्रोश है। देखो इनकी एक हास्य व्यंग की पंक्तियां पढ़ती हूँ। जमींदार का सिपाही लट्ठा कंधे पर डाले आया और लोगों को और देखकर कहा, डेरे पर थानेदार आए हैं, डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है, 1 हफ्ते के अंदर देना है, चलो बात दे जाओ, चलो बात दे आओ। बात दे आओ का मतलब क्या है, मेरी बात तुम्हारे भीतर पहुंच गई, तुम्हारे दिमाग में कि उन्होंने चंदा लगाया है, तो आप चंदा देने के लिए एकत्रित हो जाओ। परंपरा की बात करें, आधुनिकता की बात करें तो इनकी रचनाओं में दोनों में टकराहट नजर आती है। काव्य में प्रेम और सौंदर्य में टकराहट देखी गई है। छायावादी कवि में निराला वैसे तो स्वच्छंद प्रकृति के माने जाते हैं कि किसी भी एक विशेष विषय को लेकर लिखने के लिए वो बंद नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो जब भी स्वतंत्र धारा के लिए माने जाते हैं। उनकी जब रचनाएं जो एक ही समय में लिखी गई हैं, एक बार कुकुरमुत्ता लिख रहे हैं, राजनीतिक आक्रोश और वादा कर रहे हैं, थोड़ी पल में फिर अपने व्यक्तिगत दुख को साझा कर रहे हैं, सर्वस्मृति लिख रहे हैं, कभी राम की शक्ति पूजा लिख रहे हैं, तो कभी वो बिल्लेसुर बकरिया जैसे उपन्यास और रेखा चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक जैसे भाव पे नहीं है, स्वच्छंद भाव है। अभी ये भाव है तो उसी पे रचना का हमें का रुख देखने को मिलता है। सौंदर्यानुभूति के उपादान, कवि की निधि है संवेदना प्रणय का हृदय। अब खुद की ही एक प्रेम चली गया, प्रेम गया है, तो वास्तविक रूप से उसमें नव्यता, उसके हृदय की सौंदर्य अनुभूति परिमल काव्य में उभर कर आई है। देखो कैसे लिखते हैं, यौवन के तीर पर प्रथम था, तीर मैंने किनारा, आया जब स्त्रोत सौंदर्य का, विचियों में कलरल सुख चुंबित प्रणय का, था मधुर आकर्षणमय मंजना वेदन मृदु फूटता इस कदर। यानी अपनी प्रियतमा का आना, उसका व्यवहारिक होना, उस सभी को इसने सौंदर्य के उपादानों में उसकी सूक्ष्म अनुभूति को हमारे नाना उपकरणों के साथ प्रस्तुत किया है। कवि की दृष्टि केवल कोमल नहीं है, केवल भारे सौंदर्य को आंकने वाली नहीं है, वो नारी के भीतर भी सौंदर्य की छवि ढूंढती है, वो वाले सौंदर्य की जो मेहनत करती है, मेहनत कश है। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का आपने देखा है, इन्होंने पत्थर इलाहाबाद तोड़ती पत्थर मैंने देखी उस पर, तो वो वाली इनकी जो कविता है, वो स्त्री को ना केवल सुंदर यौवन संभाल रही है, वो उसकी भयावकता, उसकी कठोरता, उसकी मेहनत कश को, हमारे परिश्रमशील रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सौंदर्य अनुभूति का मतलब सिर्फ मार्मिक दृष्टि से नहीं होता, चहु विकास, उत्साह हो, शौर्य हो, कोमलता हो, आकर्षक हो, अनुभूति हो, पुरुषता हो, दीनता हो, कातरता हो, सभी भावों को उन्होंने बहुत ही उच्च स्तर से, बहुत ही सार्थक तरीके से अपनी कविताओं में उतारा है। प्रयोग और प्रगति, निराला काव्य की बात करें तो वो हमेशा अपने एक युग से आगे रहने का काम करती है। वो सार्वभौम के कवि हैं, अर्थात सर्वव्यापी हैं। सौंदर्य का लाक्षणिक विधान हो, प्रकृति प्रेम हो, या फिर मांसल सौंदर्य हो या अमांसल सौंदर्य हो, ठीक है, यानी ये किसी बॉडी को लेकर शारीरिक सुंदरता हो या मन की सुंदरता हो, भावना, रहस्य वाली भावना हो, गीतात्मकता हो, राष्ट्रीयता हो, मानवीयकरणता हो, मानवतावाद हो, सब में ओज, पुरुष, रूढ़ियां, सब व्यंग, भाषा, सबको इतने सटीक तरीके से उन्होंने उसका विधान अपने काव्य में दिया है, जिसे देखकर ही हम उनकी सशक्त व्यंग कला, उनकी सशक्त कला का परिचय होता है। वो वास्तविक रूप से मूल्य चेतना का विस्तार करते हुए नजर आते हैं। धरातल पर समय परिस्थिति के अनुकूल निराला ने अपनी मूल्य चेतना को लचीला बनाया है। अगर उन पर प्रभाव विवेकानंद का देखता है तो रविंद्रनाथ ठाकुर का की भाव चेतना और आकांक्षा उनको देखने को मिलती है।
इनकी जो काव्य यात्रा है ना, वो मूल रूप से हमें नव प्रयोग और नव विषयों में देखने को मिलती है। हम अगर और उस समय के कवियों से इसकी तुलना करें तो उस समय बाकी सारे कवियों ने, वो कहते हैं ना कि वेग के साथ बहकर, जिसकी डिमांड है उसको ज्यादा महत्ता दी है। पर जो निराला जी हैं, वास्तविक रूप से इन्होंने वेग के साथ बहने का तो साथ किया ही है, साथ में वेग के विपरीत बहने का भी प्रयास किया है। बहुत बड़ी बात थी ये उस समय। इन्होंने, एक तो सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने मुक्त छंद की स्थापना कर दी। आपको अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनकी एक कविता तो हमने पढ़ी थी। कौन सी कविता पढ़ी थी हमने? कविता पढ़ी थी क्या हमने? कोई कविता मेरे को याद आ रहा है, अभी बताती हूँ मैं इसमें देखकर, मुझे तुम्हारा सिलेबस ही समझ में आया। जयशंकर प्रसाद की हमने एक संध्या सुंदरी पढ़ी थी। आज नहीं, अब जूही की कली भी लगी है। जूही की कली और संध्या सुंदरी दो कविताएं आपको लगी हुई है। देखो, जूही की कवि जो कविता है वो नायक और नायिका की प्रेम कहानी की तरह बातें करती हुई लगती है। लगती क्या है, वो प्रसिद्ध कविता ही इसलिए है जो ऐसा लगता है जैसे कि आप समझोगे कि कोई बात कर रहा है। जूही की कली विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन, फिर क्या पवन। उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली। कली खिली साथ सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन। मतलब जब आप कहानी किस कविता को पढ़ते हो तो मूल रूप से आपको लगता है कोई बात कर रहा है किसी के बारे में। ये कविता मूल रूप से इन्होंने 1916 में लिख ली थी, पर इसको जो समाज के सामने लाया गया वो 1922 में निराला की रचनावली में ये प्रकाशित हुई। ये मुक्त छंद की थी, कवित छंद को तोड़कर पहली बार लिखी गई थी। तो इसका कहते हैं कि इसकी चर्चा भी खूब की गई। जूही की कली कविता में नायक नायिका की प्रेम कहानी को कुछ इस तरह बातें कहने की कोशिश करी गई है कि जैसे कली है, जो जूही की कली है वो नायिका है और जो हवा है यानी पवन है वो नायक है। मानवीयकरण की सहायता से ये कहानी कही गई है। देखो, कविता में भी कहानी कही गई है। यह अपनी शब्दावली में प्रकृति के क्रिया व्यापार से जुड़ी है। भाव योजना, काम चेतना, रूपक और उनके अर्थों के आयामों को यहाँ पर हमें जूही की कली ने किसके माध्यम से, नायिका के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि वो कैसे कली बनी, कली बनकर वो वसंत की एक रात में खिली और फिर वो पत्तों की गोद में सो रही थी। सोती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। वो सोती थी तो सुहाग सी लगती थी और आंखें बंद कर ले तो सुध-बुध खो जाया करती थी, ऐसी थी। वसंत की रात में वो पवन किसी दूर देश में था। पवन बने हवा का झोंका, और वो कैसे उससे आया, उससे टकराया। विदुर उसके विरह में डूबा, उस प्रिया जूही की गली से दूर हुआ। पवन है ना, हवा तो इधर से उधर जाती रहती है। ये वास्तविक रूप से ये भी उसकी अपनी खुद की पत्नी से जो उसने वियोग सहा है उसके संदर्भ में लिखी गई है। मानवीकरण के माध्यम से कविता में स्त्री पुरुष को अंकित किया गया है। किसके माध्यम से? कली के माध्यम से और पवन के माध्यम से, जो हमें कल्पना में, प्रकृति में, स्त्री में, मुक्त में, छंद में, सब में एक विशेष मैं कहूंगी व्याख्या करते हुए नजर आते हैं, एक विशेष विशेषता के साथ। तो जूही की कली जो कविता है वो छायावाद की प्रतिनिधि कविताओं में से एक है। पहली सशक्त कविता मानी जाती है निराला की। मानवीयकरण के और रूपों के बीच, जूही और पवन के बीच प्रेम को चित्रित किया गया है। प्रेम और फिर वियोग, दोनों चीजें दिखाई गई हैं, जैसे स्त्री पुरुष के प्रेम को प्रदर्शित किया जाता है। ये जूही की कली है। विजन वलवली यानी ऐसी जगह, निर्जन जंगल, जहाँ पर कोई भी नहीं होता, वहां पर वो एक लता की भांति है। सुहाग भरी, सोती थी सुहाग भरी, सौभाग्य से भरी हुई, स्नेह स्वप्न मग्न, प्रेम के स्वप्नों में लीन, अमल कोमल तनु
सुंदर सुकोमल शरीर, पात्रांक पत्तों से बनी हुई की गोद में, वासंती निशा अर्थात वसंत ऋतु की रात। ये मूल रूप से जब आप देखो कि एक प्रिय प्रियतमा में उनका मिलना, एक दूसरे से शर्माना, फिर एक दूसरे का इंतजार करना, ये सारी चीजें आप इसमें देखोगे। एक दूसरी लगी हुई है इसकी संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी यानी सांझ के समय, संध्या का मतलब है ना सांझ के समय। एक आप तो सनसेट देखते हो, एक सनराइज होता है जब उगता है, एक सनसेट होता है शाम का, जिसे हम संध्या सुंदरी कहते हैं, जिससे संदर्भित काफी गीत भी फेमस है। आप देखोगे तो हमारे बॉलीवुड में संध्या सुंदरी भी इनकी एक मतवाला पत्रिका आया करती थी साप्ताहिक, उसमें इन्होंने पहली बार अपना कविता परिमल का प्रकाशन किया और उसी में ये कविता थी संध्या सुंदरी, जो कि शाम की सुंदरता, संध्या की सुंदरता का वर्णन करती है। इसकी विशेषता यही है कि अब संध्या क्या किससे जुड़ी है? प्रकृति से तो जुड़ी है। उस प्रकृति के विशेष उपमानों को लेकर उन्होंने उसका बयान किया है। जैसे कहते हैं दिन समाप्ति की ओर चल पड़ा है। संध्या सुंदरी यानी देवसान का मतलब है संध्या, अब रात का समय आ गया है। मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिमरांचल में चंचलता का नहीं कभी आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, अधर मैंने होठ, किंतु गंभीर नहीं उसके हास विलास। मूल रूप से क्या है कि दिन समाप्ति की ओर जा रहा है, आसमान बादलों से भरा है, ऐसा लग रहा है कि मेघमय आसमान से संध्या जो शाम होती है वो धरती पर धीरे धीरे उतर रही है। यानी अब धीरे धीरे क्या होता है हमारे संसार पर या हमारी धरती पर शाम का आंचल फैल रहा है, शाम फैल रही है। धीरे धीरे ही आती है ना, धीरे धीरे जैसे सुबह होती है, फिर सुबह से फिर दोपहर होती है। आप उस समय को इमेजिन कर पाते हो, वो समय आपको पहचान रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है प्रकृति के इस झोल में कि हमें कभी ऐसी अनुभूति होती है, जो दोपहर का समय होता है ना वो शाम जैसा बन जाता है कई बार किसी मौसम की वजह से, और हम कहते हैं अब तो शाम जैसा समय अभी हो गया। समय के अनुसार नहीं है ये एक प्रकृति का कोई चमत्कार है। तो हमें हर एक समय की जो चाहे कहो उसको देखा हुआ है हमने, उसको हम पहचानते हैं, तो वो सारी चीजें हमें, क्योंकि हमें वो आवाज दिलाती है कि हम किस तरफ हैं। तो यहाँ पर वो संध्या सुंदरी की बात कर रही है कि तिमिरांचल में किसी तरह चंचलता गति का आभास नहीं हो रहा है। शाम के समय हवा बिल्कुल रुक गई है, अंधेरा धीरे धीरे गहरा रहा है। संध्या सुंदरी का आगमन पूरी तरह निशब्द है, यानी उसका धरती पर आना, धीरे धीरे धरती को अपनी ओट में ले लेना, संध्या से रात्रि में परिवर्तित हो जाना, ये उसका सब निशब्द धीरे धीरे गहराया जा रहा है, गंभीरता के साथ हो रहा है। इसमें कोई भी हास्यास्पद नहीं है। पश्चिम दिशा में क्या है, वास्तविक रूप से अगर देखें कि कोई शुक्र एक, फिर धीरे धीरे क्या होता है, पश्चिम दिशा में निकला हुआ एक तारा नजर आने पर लग गया, यानी अंधेरा गहरा रहा है और शाम खत्म हो रही है। वास्तविक रूप से ऐसा ही होता है। हम दिनचर्या और रोज के सुबह दोपहर शाम और रात के प्रकरण से वाकिफ हैं। वही समय शाम और रात्रि के बीच के जो समय है या शाम का रात्रि होना, ये सारे हमें वो बखूबी तौर से बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर उनकी काव्यगत विशेषता देखने को मिलती है कि रूपक के माध्यम से, रूपक ही तो है, रूपक के माध्यम से वो हमारे सामने संध्या सुंदरी के सौंदर्य को उपमानों के माध्यम से अलस्ता की शीलता, अलस्ता यानी अलसाई हुई, कोमलता की वह कली, कोमल कली संध्या सुंदरी के बारे में बता रहे हैं। उस समय होने वाले रूपक जो गढ़े जा रहे हैं, चाहे वो फूल हो चाहे वो लता हो, सबको हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, आपने जब भी छायावाद की कोई भी कविता पढ़ी है, थोड़ी सी रहता है कि हम उनको जानते हैं, प्रकृति के हर संदर्भ को हमने देखा है, हम उसको महसूस कर पाते हैं, पर महसूस करना और उनको शब्द देना बहुत ही अलग काम है और बहुत ही मुश्किल काम है। मैं बताती हूँ,
आपने रोज देखते हो, सुबह हो गई, शाम हो गई, दोपहर हो गई, ये रोज का प्रकरण है, रोज आप इन चीजों को देखते हो। क्या तुमने इन्हें गहराई से कल्पना में किसी सौंदर्यता से बांधने का प्रयास किया है? जिस दिन आप बांधोगे, जिस दिन आप लेखन लिखने लगोगे, तब आप जानोगे कि ये कितना कठिन काम है और ये कितना सीधा भावना के स्तर पर से जुड़ा हुआ है। भावना आज ऐसी है कि मैं निराशा में हूं, तो कैसे मुझे अपनी इस संध्या सुंदरी में, उसके अस्त होते हुए सूरज में मुझे अपना भी अस्त दिखाई दे रहा है। और अगर मैं प्रसन्न हूं तो उसके अस्त होने पर मुझे एक नए जीवन की शुरुआत का भी परिचय मिल रहा है। तो ये देखने की दृष्टि का मतलब है कि दृष्टि कैसी है, वैसा ही अर्थ आपको मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये मैं इसीलिए संदर्भ आपको बता रही हूँ कविता के लिए, क्योंकि कविता की जो व्याख्या है मुझे लगता है बच्चे देखकर कर लेंगे, उसके पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका वही प्रसंग विशेष, वो प्रसंग व्याख्या विशेष लिख लेंगे। पर जो मूल रूप से प्रश्न आते हैं ना, उसमें आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको लगातार बोलते हुए बता रही हूँ। ये इनके महत्व की बातें हैं, ये इनकी रचनाओं के महत्व की बातें हैं जो वास्तविक रूप से आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो संध्या सुंदरी का जो महत्व है, इसमें प्रकृति में मनुष्य को देखने का एक सुंदर प्रयास किया। यानी प्रकृति में किसको देखा गया? मानव को देखा गया। वो मानव है, वो अपनी सुंदरता सुंदरी से मिलने जा रही है और वास्तविक रूप से दोनों के प्रेम प्रसंग को, प्रेम क्रीड़ाओं को, प्रेम इच्छाओं को हमारे सामने प्रकृति के माध्यमों के द्वारा प्रकट करने का पूरा प्रयास किया गया है। जहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनके इन कोमल भावों से एक रोमानी मनोरम सी स्थिति बन गई है। संध्या सुंदरी के रूपक में हमें अगर देखें तो ये दो हैं, संध्या और सुंदरी, इन दोनों के रूपक से हमें ये कविता बनाई हुई नजर आती है। पूरी कविता में मानवीयकरण का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। मानवीयकरण आपको पता है कहाँ होता है? जब हम किसी निर्जीव चीज में या किसी ऐसी चीज, किसी भी ऐसे विषय पर जहाँ पर मनुष्य का नाम नहीं होता है या मनुष्य से मिलता जुलता होता है, वहां पर हम ऐसे मानव का होने का आरोप लगाते हैं, वहां पर मानवीयकरण होता है। और प्रकृति चित्रण कविता का जो है वो उद्दीपन की तरह नहीं है, अवलंबन की ओर चित्रण है। जूही की कली वास्तविक रूप से निराला की जो रचना है वो 1922 की रचना है ही। इसके साथ ही जो इसमें एक और लगी हुई है आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिसमें है जागो फिर एक बार, और फिर है एक और ये थी ना आपकी, मैंने बताया भी था उसका नाम, तो भारत माता नहीं, भारत माता नहीं थी, दूसरी है बांधो नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की हमें 3 कविताएं हैं। एक तो जूही की कली हो गई, एक हो गई जागो फिर एक बार, और बांधो न ठाव इस ठाव। तो जागो फिर एक बार जो इनकी कविता का पाठ और विश्लेषण है वो इस प्रकार है कि जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीर सवार। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इस शीर्षक की जो कविता है वो मूल रूप से 1926 के आसपास छपी गई थी और ये जनवरी में छपी थी, जब हम 26 जनवरी के आसपास। जागो फिर एक बार में पुनर्जागरण निहित है, जैसा कि हम आधुनिक युग में देखते ही हैं कि इसकी सारी रचनाएं एक नवीन जागरण को, एक नवीन चेतना को प्रोत्साहित करती है। तो इस रचना में भी हमें ये बात पुरजोर रूप से दिखाई देती है। अगर इसके भाव की बात करूं तो ये आज महान भाव को हमारे सामने है कि हमारा समाज, हमारा जो राष्ट्र है वो पराधीन है और पराधीन भारत का फिर से पुनर्जागरण, पुनरुत्थान करने की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। यहाँ पर वो जितने भी प्रयास कर रहा है, वो किसके उदाहरणों से दे रहा है? निराला ने सिखों की वीरता, धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु को जीत लेने की अवधारणा, धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु को जीत लेने की अवधारणा, सिंह की तरह भारतीयों की वीरता, आध्यात्मिक स्तर की मुक्ति परिकल्पना,
इन सब को इस कविता के माध्यम से और एक विशेष प्रकार से चित्रित किया है। अगर हम बात करें कि छायावती की जो कविता है, ये जागो एक बार, ये फिर से मुक्ति की कामना कर रही है। मुक्ति यानी स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने की, मुक्ति के प्रयास में बार बार इतिहास, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, काव्य की शब्दावली उनसे उदाहरण लेती है। अगर आप देखोगे, देखो, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर कर दीन भाव, कायरता, काम पररता, ब्रह्म हो तुम। यानी ये सारी अपने भारत देश को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे तुम तो, आज तुम राजकुमार समर सरताज, पर क्या सब माया है, सब माया है। वास्तविक रूप से समाज को जागृत कर समाज पर अपने अध्यात्म और अपनी काव्य शैली को लेकर मुक्त होने की प्रेरणा देने का कार्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ करते हुए नजर आते हैं। वो इसकी व्याख्या करते हैं। बांधो ना ठाव इस नाव में, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सारांश ये रहेगा कि ये 1950 के आसपास, समझ रहे हो, 1950 यानी आजादी के बाद लिखी गई है। यानी बांधो ना ठाव, ये गीत है। गीत भी लिखते हैं ना, अर्चना गीतों का संग्रह, उसमें लिखा गया है इसे। और इसमें अगर आप ताल के साथ गाओ, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ गाओ, तो ये पूरा अच्छा गाया जा सकता है। देखो, एक पैराग्राफ मैं भी गाकर देखती हूँ, मतलब मैं गाऊंगी नहीं, सिर्फ पढ़ूंगी। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पांव बंधु, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। यानी यहाँ वास्तविक रूप से ये जो सारांश ये दिया गया है, ये इसका रूप, ये मूल रूप से वो वाला नहीं था, वो फणीश्वर राम रेणु की कहानी थी, वो मारे गए बुलबुल गुलफाम उफ्ती सी कसम, उस तरीके से ही है कि एक लड़की का खुलेआम नहाना और फिर गायब हो जाना, ये इस विषय का मूल रूप से विषय बनाया गया था। इसका एक पात्र भी है, मारे गए गुलफाम का बता रही हूँ, महुआ घटवानी। इस कहानी में जिक्र था कि महुआ घटवानी कई पुराने घाट होते थे और वो वहां जाकर स्नान किया करती थी, और कई बार उसकी हत्या भी कर दी जाती थी क्योंकि वहां पर अंग्रेजों का शासन था और इस तरीके से वो जुल्म किया जाता था। इन दोनों रचनाओं को बारीकी से देखो तो समानता लगेगी। यहाँ नदी का घाट और एक लड़की है, लड़कियों का होने के बाद ना होना इस समाज की एक सच्चाई रही है, समझे। लड़की का होने के बाद ना होना इस समाज की सच्चाई। तो मूल रूप से एक समस्या को उजागर करते हुए वो कहते बांधो ना नाव इस ठाव, यानी बांधो ना लड़की के मतलब से संदर्भ में है कि वो फिर दुर्घटना का वो दुर्घटना हो जाएगी उसके साथ कोई ना कोई। तो इस तरीके से उस संशय में उस बात को बताया गया है। शीर्षक इस गीत में, एक लड़की नदी के एक तट पर स्वतंत्रता पूर्वक स्नान करती थी। उसे इस तरह नहाते देखकर काफी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता था। लोग टीका टिप्पणी करते थे, सबकी बातें सुनती थी, बर्दाश्त करती थी। ऐसा लगता था बोलने देखने की ज्यादा परवाह उसको नहीं है। मगर आज वह इस घाट पर नहीं आ रही है। गीत में उसके अनुपस्थित होने का कोई कारण बताया गया है। ये कारण क्या है? इस घाट पर नाव को नहीं बांधना है। यहाँ रुकने पर गांव के लोग उस लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं, विवाद करते हैं। ये गीत संचय तो दो तरीके से इसके अर्थ निकलते हैं। एक तो ये है कि अगर हम वहाँ नाव सही में ही नाव बांधते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर लोगों का आरजार ज्यादा होगा, चहल पहल ज्यादा होगी और लोग उस संदर्भ में बातचीत करेंगे जो कि पहले बीते समूह में हो चुका है एक स्त्री के साथ। दूसरी बात, बांधो ना ठाओ इस अर्थ में भी लिया जा सकता है कि किसी भी स्त्री को इसी तरीके से खुले तौर पर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि बांधना का मतलब है कुछ भी कर कृत्य नहीं खुले तौर पर करना चाहिए जिससे कि उसके साथ दुर्घटना होने की संभावना बन जाए। तो इस तरीके से हम दो अर्थों में इसको बता सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं अपने आप में ही श्रेष्ठ हैं। इनको पढ़ोगे, इनके अर्थों को जानोगे और इसकी जो व्याख्या करोगे तब तुम इसके बारे में
और भी विशेष तरीके से जुड़ जाओगे, इनकी भावनाओं के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसे स्तर पर हैं, ऐसे खुद के जीवन में वो ऐसी पीड़ाएं भोग चुके हैं कि उस दर्द को कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचना में उजागर किया है। ठीक है, इस तरीके से हमने जयशंकर प्रसाद और आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करी है। और ये दोनों ही जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, आपको सच बनाऊं तो आप दो पढ़ोगे ना इन्हें, तो पढ़ते ही आप इनकी व्याख्या कर पाओगे। बस आपको मूल तथ्य पता होना चाहिए कि इसकी दृष्टि कैसी है। हम प्रकृति चित्रण तो सुमित्रानंदन पंत में भी देख रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में भी देख रहे हैं, हम जयशंकर प्रसाद में भी देख रहे हैं, और माधवी वर्मा में भी आता है, बहुत क्षीण है पर आता है प्रकृति चित्रण। पर उसके करने के पीछे का भाव और उसके पीछे जो मंतव्य है वो क्या है, वो जब हम समझ जाते हैं तो कवि की लेखनी से हम जुड़ जाते हैं, और फिर शब्दों के अर्थ हमें पता चलते जाते हैं। क्योंकि देखो, हर एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, द्विअर्थी अर्थों का हम अर्थ वही लगाते हैं, उन शब्दों का सटीक अर्थ वो होता है जो सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है, जो सबसे ज्यादा उस समस्या से जुड़ पाता है। तो ये जब हो पाएगा जब आप उन रचनाओं को, उन कविताओं को पढ़ेंगे। अगली क्लास में इसकी आगे आने वाली जो सुमित्रानंदन पंत की कविताएं हैं, मोह और नौका विहार लगी हुई है आपको, और मेरे ख्याल से और भी कुछ लगा हुआ है, मोह है एक और एक नौका विहार, हाँ, दो ही कविताएं हैं, मोह और नौका विहार। ये दोनों की रचनाएं हम पढ़ेंगे। और पहले मैं इसके मंतव्य के बारे में बता दूं, अगर बीच पीछे लास्ट में अगर बचेगा समय तो मैं आपको एक एक पंक्ति भी करके बता दूंगी। ठीक है, एक एक पंक्ति के द्वारा भी। और भारत माता किसने कही थी वो भी लगी है, हाँ सही कह रही है, सही कह रहे हो बेटा, भारत माता भी, पर वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है, पंत जी की है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की है। किसने बात करी थी वो? विकास क्लास में है जी मैम। हाँ विकास। तो विकास तुम सही कह रहे थे कि वो भारत माता भी लगी हुई है, वो है हमारी सुमित्रानंदन पंत की रचना। उसको भी हम वो उनके जो ग्राम्य करके जो उनका काव्य संग्रह है उसमें से लिया गया है। और मूल रूप से हाँ, बात तो जो भारत माता की करी है वो पराधीन, क्योंकि सारा जो समय चल रहा है ना वो पराधीनता का है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना चाहे किसी प्रकृति चित्रण में उभर कर आ जाए, चाहे वो वास्तविक रूप से पोलिटिकल उसी पर बेस बनाई जाए, ये चलेगी। ये इस समय, ये पूरा समय ही हमारा पराधीन समय है, तो हमारे में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर एक ना एक दो कविता का आना स्वाभाविक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत सरल है। अब कल मैं आपकी क्लास लूंगी फिर से वही पहली राष्ट्रीय काव्यधारा की, और फिर परसों लूंगी आपकी प्रेमचंद की, और फिर मंगलवार को हम फिर से छायावाद पे पढ़ेंगे, और छायावाद की इन रचनाओं को जो हमारी आज मैंने नाम लिए हैं पंथ की रचनाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं भी चाहती हूँ कि आप भी पीछे से अपनी, जैसे आजकल तो इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गूगल पर आपने कविता लिखी और कविता का प्रिंट निकल गया, और आप उसकी वर्ड टू वर्ड उसकी व्याख्या करो तो आप बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या कर पाओगे। नहीं आएगी तो आप मुझे बताओ कि मैम मुझे इस वाले स्टैंजा की नहीं आ रही है, आप प्लीज मुझे करके दिखाओ। ठीक है, तो जैसे मैं बोलती हूँ तो आप, मैं जैसे आपको देती हूँ, आप कामायनी की करनी शुरू करो। कामायनी भी एक बहुत है, आपको मैंने अभी आपका वो भी देखा था असाइनमेंट, उसमें चिंता की और रेखा करके आया था ना आपको, आप सबने बनाया असाइनमेंट, बना लिया ना आपने? यस मैम। हाँ, कईयों के सबमिट भी हो चुके हैं, कुछ मेरे पास आ चुके हैं, मैंने चेक भी कर दिए, तो मुझे लगा कि आप इन चीजों से वाकिफ हो, तो कहानी पढ़कर आप उसके उत्तर दे सकते हो, पर कविता का क्या है, वर्ड टू वर्ड आपको आना चाहिए। कौन सी पंक्तियां आपको दी गई हैं आप तभी समझ पाओगे जब आप कविता को बेहतर तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, तो मेरा यही सुझाव है, सभी कविताओं को, काव्यगत पंक्तियों को पढ़ो, और हो सके तो उसमें कंठस्थ भी करो, क्योंकि जब आप इनके उत्तर लिखोगे और उसमें पंक्ति दर पंक्ति उदाहरण दोगे तो बहुत ही सुंदर उत्तर बना पाओगे। ठीक है, अब आप कहते हो कि जयशंकर प्रसाद में अद्वैत दर्शन है या शैव दर्शन देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? वो पंक्तियां भी तो बताओ। प्रकृति दर्शन दिख रहा, सौंदर्य अनुभूति कहाँ देखने को मिलती है? आप बोल रहे हो मुक्त छंद के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख रहे हैं, जो मुक्त छंद की इनकी रचना है, जूही की कली कब हुई प्रकाशित, क्या है उसकी दो पंक्तियां, पंक्तियों से है ये पूरा पेपर। अगर पंक्तियों से उत्तर नहीं देते हो तो सटीक उत्तर नहीं बनता।
अपनी बात को प्रमाणित भी तो करो। आप कह रहे हो छायावाद में स्व की अभिव्यक्ति है, कहाँ है स्व की अभिव्यक्ति, बताइए। मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट उमड़ वेदना आई। निराशा है, करुणा है, कहाँ है, पंक्तियां याद हो। राष्ट्रीयता की भावना है, कहाँ है। अरुण ये मधुमय देश हमारा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। हर एक बात को प्रमाणित करो पंक्तियों से। पीड़ा देख रहे हो, माधवी वर्मा कह रही हैं तुमको देखो, सरल पंक्तियां याद कर लो, ज्यादा कठिन याद नहीं होती, पर याद तो करनी ही है। अपने प्रश्न का उत्तर बिना पंक्तियों के बिना नहीं दो, ठीक है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अब अगली कक्षा में मिलूंगी, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, कल राष्ट्रीय काव्यधारा के साथ मिले। ओके बच्चों, बाय। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, बाय।